हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 30 दिसंबर वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। एंड आज बेसिकली इथिक्स के जो लेक्चर सीरीज हैं एक डाल दिए जाएंगे। और मैंने लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड किया था बट वॉइस उसका आ नहीं सका, इसलिए मुझे दोबारा से लेक्चर सीरीज रिकॉर्ड करने पड़े। तो इसलिए वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई, बट आपको रेगुलर रूप से वीडियो वैसे भी प्रोवाइड की जाती है, आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स मूव टू आवर डिस्कशन। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग रोज एक कोट एंड एक फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो आज भी आपका पॉवर्टी के ऊपर एक अच्छा कोट है जो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया है। देख सकते हो, पॉवर्टी ऑफन डिप्राइव्स ए मैन ऑफ ऑल स्पिरिट एंड वैल्यू, यानी कि जो गरीबी है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो स्पिरिट है या फिर वर्च्यू या फिर जो वैल्यू सिस्टम है उसको डिप्राइव कर देते हैं। बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि अगर कोई भूखा है तो फिर उसको आप वैल्यू की बात बताओगे, सिखाओगे कि ये पालन करो वो पालन करो, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कतें आती हैं। बिकॉज वो तो पहली बात भूखा है एंड अल्टीमेटली उसको लाइवलीहुड चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, अनाज की ज़रूरत है। एंड ऐसे में जो बड़े बड़े वैल्यू सिस्टम है जो हमने पढ़े भी हैं अपने इथिक्स लेक्चर सीरीज में, उसका इम्प्लीमेंटेशन कर पाना एक प्रकार से मुश्किल दिखता है। सो फ्रेंड्स, इस कोट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड पॉवर्टी या फिर यूं कह सकते हो कि जो आपका हंगर, यहाँ सब आप इस्तेमाल कर सकते हो। काफ़ी अच्छा कोट है बेसिकली, ठीक है। एंड अगर हम बात करें कुछ डाटा या फैक्ट की, तो जुडिशरी GS2 पेपर में आपका एक अच्छा डाटा निकल कर आया है कि लगभग अभी 3.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है हमारे जुडिशियल सिस्टम में। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के ऊपर अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप ये फैक्ट कोट कर सकते हो। एंड अलोंग विथ व्हाट कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को कैसे रिमूव की जाए, एज वेल एज इसके होने वाले जो निगेटिव इम्पैक्ट्स है वो क्या होते हैं, इन सब पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना चाहिए। एंड अगर हम बात करें एक और फैक्ट की, पॉल्यूशन GS पेपर 3 में कवर होगा, तो इसके तहत भारत आपका 3rd लार्जेस्ट कार्बन एमिटर है। तो पहले नंबर पर कौन है? चाइना है, उसके बाद US है, तीसरे नंबर पर आपका इंडिया है। तो काफ़ी एक प्रकार से लार्ज अमाउंट में कार्बन इमिशन होता है, और ऐसे में भारत को जो क्लाइमेटिक टारगेट्स फुलफिल करनी है उसकी दिशा में कहीं ना कहीं कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। सो फ्रेंड्स, इस फैक्ट को डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट आर्टिकल। RBI ने 24th फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी किया है। तो जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, तो प्रीलिम्स के लिए तो आपको ये पता ही होना चाहिए कि इट इज़ ए बाय एनुअल रिपोर्ट जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड जो रिस्क हैं उसको हाईलाइट करता है। एंड हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम कितना रेजिलेंस है, मजबूत है कि वो किसी क्राइसिस को झेल सकता है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। एंड इवन व्हाट, ये जो आपका ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, ये आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। क्या की हाईलाइट है, तो देख सकते हो जो भी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ रिस्क देखने को मिले हैं हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, एक तो आपका ग्लोबल लेवल पर हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हो गया, फाइनेंशियल मार्केट के लेवल पर हो गया, इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल। तो इन सब को मीडियम रिस्क में रखा गया है, ठीक है। एंड जो आपके कमोडिटी प्राइसेस हैं, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का राइज होना, उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। एंड जो आपका इक्विटी प्राइस वॉलेटिलिटी है, एसेट क्वालिटी डेटरिएशन, यानी कि एसेट की जो क्वालिटी है वो डेटोरिएट होती है, उसका वैल्यू डेटोरिएट होता है, एज वेल एज क्रेडिट ग्रोथ एंड साइबर डिसरप्शन, ये सब कुछ मेजर रिस्क है। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम में जो
रिस्क हैं उसको ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है। एक तो आप समझ सकते हो मेजर रिस्क के कैटेगरी में, दूसरा है आपका मीडियम रिस्क के कैटेगरी में, एंड मीडियम रिस्क के कैटेगरी में आपका ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक फाइनेंशियल मार्केट इंस्टीट्यूशनल एंड जनरल। ठीक है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आप मेजर रिस्क वाले पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एंड ये जो ग्लोबल रिकवरी है ये भी मोमेंटम लूज कर रही है, ऐसा देखने को मिला है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2021 बिकॉज सप्लाई डिसरप्शंस एंड बोटलनेक्स, ये सब चीज़ें अभी भी दिक्कतें दे रही है, एज वेल एज इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कंटिन्यू है। एंड इतना ही नहीं, ये जो आपका कोविड-19 इन्फेक्शन है वो दोबारा से रिसर्ज हो रहा है। एंड अगर हम बात करें तो देख सकते हो जो डोमेस्टिक रिकवरी है इसने पकड़ जमाई है। क्यों? बिकॉज वैक्सीनेशन ड्राइव का प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है एंड लोकलाइज्ड रिस्ट्रिक्शंस में भी कमी लाई गई है। अदर की हाईलाइट की बात करें तो देख सकते हो ग्रोस एनपीए एसेट की बात करें तो एनपीए आपको पता है वैसे एसेट होते हैं जो नॉन परफॉर्मिंग होते हैं, यानी कि जो भी लोन या पैसे दिए गए हैं बैंकों के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, अगर वो वापस नहीं आ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहे हैं, तो वो सब एनपीए में चले जाते हैं आफ्टर ए सर्टेन ड्यू डेट। तो ग्रोस एनपीए एसेट में क्या फाइंडिंग निकल कर आया है तो देख सकते हो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स की अगर हम बात करें तो जीएनपीए रेशियो वो 6.9% रहा है सितंबर 2021 में, और ये बढ़ सकता है। अभी हमने ही डिस्कस किया था कल कि जो एनपीए है वो घटा है अगर हम 2020 सितंबर से कंपैरिजन करें टू 2021 सितंबर, लेकिन इसमें ये फाइंडिंग बताई जा रही है कि आने वाले समय में यानी कि बाय सितंबर 2022 तो ये जो आपका ग्रोस एनपीए रेशियो है वो 6.9% से बढ़कर 8.1% हो सकता है अंडर द बेसलाइन सिनेरियो। एंड एनबीएफसीज के लिए जो जीएनपीए है वो डिक्लाइन हुआ सितंबर 2020 में एंड वो अभी फिलहाल 6.5% ऑफ द टोटल एसेट्स इतना है एट द एंड ऑफ सितंबर 2021। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो आपको ही पता है एनपीए ये दर्शाता है कि जो बैंक ने लोन दिया है वो बैंक का लोन वो बैंक का लोन बेसिकली रिस्की है बिकॉज हो सकता है उस लोन के जो प्रिंसिपल है इंटरेस्ट है वापस ना आ सके। एंड अगर हाई ग्रॉस एनपीए रेशियो होगा तो इसका मतलब मान के चलो कि बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर हालात में है। ठीक है, एंड कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की बात भी हमने की थी। ये जो आपका CRAR है शेड्यूल कमर्शियल बैंक के, वो आप देख सकते हो बढ़ा है 16.6% सितंबर 2021 में देखने को मिला है। एंड आपको भी पता होगा कि आरबीआई के अनुसार जो भी बैंक्स हैं उनको जो मिनिमम CRAR रेशियो है वो प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कैपिटल जो लेवल है वो 9% मिनिमम मेंटेन करने की बात कही गई है एज ऑफ सितंबर 2022। इवन अगर स्थितियां ठीक नहीं रहती है तब भी CRAR को 9% मेंटेन करने की बात की गई है। एंड जब हम बात करते हैं CRAR तो मैंने आपको बताया था ये रेशियो है बैंक के कैपिटल का इन रिलेशन टू द रिस्क वेटेड एसेट एंड द करेंट लायबिलिटी, है ना। और अगर हम बात करें प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो की तो प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के हैं अभी फिलहाल कितना है 68.1% सितंबर 2021 में। एंड जब हम बात करते हैं प्रोविजनिंग रेशियो की तो इसमें क्या होता है कि भाई साहब नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे फॉर एग्जांपल नॉन परफॉर्मिंग एसेट है एंड अब वो हो सकता है कि लोन वापस ना आए तो कहीं ना कहीं बैंक के ऊपर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बैंक होते हैं वो अपने प्रॉफिट से कुछ कुछ पैसे जो है वो प्रोविजनिंग के तौर पर रखें कि अगर लेट से कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट वाले रिकवर नहीं हो पाते हैं तो फिर ये जो प्रॉफिटेबिलिटी एज ए प्रोविजनिंग के रूप में रखा गया है वो इस एनपीए को
कर्व करने में मदद करे। ठीक है, तो आप देख सकते हो इट इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ फंड्स ए बैंक हैज केप्ट असाइड टू कवर द लोन लॉसेस, है ना, वही बात मैंने आपको कहा भी। एंड एमएसएमई के लिए क्या बातें कही गई हैं, तो देख सकते हो जो क्रेडिट है एमएसएमई सेगमेंट को वो स्लो डाउन हुई है ईयर टू ईयर बेसिस बाय द एंड ऑफ सितंबर 2021 एज कम्पेयर टू द मार्च 2021। ठीक है, तो ये हमने देखा है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 1। लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 2। नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22 जारी कर दिया है। एंड ये जो NER डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स एंड डैशबोर्ड है, ये नीति आयोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कोलैबोरेटिव एफर्ट है। एलोंग विथ टेक्निकल सपोर्ट, याद रखना आपको कि UNDP प्रोवाइड करता है प्रीलिम्स के लिए, और ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट जो हैं 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उन सारे डिस्ट्रिक्ट के परफॉर्मेंस को ये मेजर करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या दर्शाता है, इट इंडिकेट्स कि जो SDG गोल है उसको हम लोकल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अचीव करवाने का प्रयास करें, है ना। तो टारगेटिंग द 2030 SDG गोल्स इनटू लोकल एक्शन, एंड उसके जो इम्पैक्ट है वो फिर इन सारे लोकल लेवल पर भी दिखेंगे। एंड ये जो SDG इंडेक्स है वो इस्तेमाल किया जाएगा एज ए बेस फॉर प्लानिंग ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि SDG इंडेक्स जो निकल कर आया है, अब जो भी पॉजिटिव्स या निगेटिव्स पार्टिकुलर स्टेट्स के लिए बातें कही गई हैं बेस्ड ऑन द सर्टेन पैरामीटर, उस हिसाब से वेलफेयर एक्टिविटी चलाई जाएंगी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, डेवलपमेंट, इन सब पर फोकस किया जाएगा। तो क्या की इनिशिएटिव है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, तो पहली बात तो ये कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसका रिवाइवल किया जा रहा है सो दैट इनोवेटिव प्लान्स के इम्प्लीमेंटेशन में मदद कर सके ये जो आपका संस्था है। फॉर एग्जाम्पल बेटर फार्मिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना फार्मर्स को, ऑर्गेनिक सीड्स प्रोवाइड करना, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करना। एंड वी हैव द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स पाम, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। एंड इसके तहत 50% ऑफ द न्यू कल्टिवेशन वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए टारगेट की गई है फॉर द नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम। एंड आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार स्कीम ये भी लाई गई है बाय द नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और इसके तहत जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आर्टिशंस हैं उनको बेसिकली मदद करना, उनको बेसिकली डेवलप करना कि उनके जो हस्तशिल्पकार की क्रिएटिविटी है वो और अच्छे से निकल कर आए, निहर कर आए, एंड फिर उनके जो प्रोडक्ट्स है वो फिर पूरे देश भर में प्रमोट हो, और अलोंग विथ व्हाट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी इन्हें दी जाएंगी। एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट रोड्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है ये भी है, और इसके तहत कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन ऑफ रोड्स किया जाता है। एंड वी हैव द नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, और इसके तहत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाएगा, एज वेल एज आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 उसको रोकने में मदद भी मिलेगी। तो ये हमने डिस्कस किया। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, तो मॉनिटरिंग ऑफ SDGs कि वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उसको देखना, उसको स्ट्रेंथन करना, मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, साथ ही साथ NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट SDG इंडेक्स को इस्टेब्लिश करना एज ए कम्प्रिहेंसिव प्रोग्रेस मॉनिटरिंग टूल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। एंड व्हाट अदर इज टू इनेबल द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल सेक्टोरल गैप। अब ये जो इंडेक्स है जाहिर सी बात है ये बताता है कि कहाँ पर खामियां रह गई हैं, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, तो उन गैप्स को एक प्रकार से फिलअप करने में ये मदद करेगा, स्टेट को असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा कि आपको इन क्षेत्रों में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन इन द रीजन अमंग द स्टेट्स इन द डिस्ट्रिक्ट एलोंग विथ टू फैसिलिटेट क्रॉस लर्निंग थ्रू गुड प्रैक्टिसेस एंड चैलेंजेस। तो ये सब बातें फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट मेक्स रेयर विजिट टू इजराइल। तो देख सकते हो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं,
और जनरली प्रीलिम्स में आपके बेसिकली मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और देखते हैं ये क्या इश्यू है। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट हैं महमूद अब्बास, इन्होंने इजरायली लीडर से मुलाकात की इजराइल में सिंस 2010, है ना। तो 2010 के बाद ये पहली मुलाकात होगी। क्या फोकस एरिया पर डिस्कशन हुआ, तो इकोनॉमिक एंड सिविलियन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई। यानी कि इससे पहले इजराइल की जो डिफेंस मिनिस्ट्री थी, इन्होंने अनाउंस किया था कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स विथ द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। और याद रखना है प्रीलिम्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर समटाइम्स सीन इन न्यूज विद रिस्पेक्ट टू विच ऑफ द नेशन, तो इजराइल और पैलेस्टीन के बीच, ठीक है। एंड इसके तहत $32 मिलियन एडवांस पेमेंट दिया गया पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को इन द टैक्सेस जो कलेक्ट किए गए थे ऑन इट्स बिहाफ बाय द इजराइल। एंड अलोंग विथ व्हाट 600 एक्स्ट्रा परमिट्स की भी ग्रांट दी गई, जिसके तहत पैलेस्टीनियन बिजनेसमैन वो इजराइल में आ सकते हैं, है ना। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो सिक्योरिटी कॉपरेशन है उसको और डिपेंड किया गया है, अलोंग विथ टेरर एंड वायलेंस को प्रिवेंट करने की बात की गई है, सो दैट इजराइल और पैलेस्टीनियन दोनों का वेलबींग बना रहे। एंड क्रिएटिंग ए पॉलिटिकल होराइजन फॉर रिजॉल्विंग द इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट। तो जो आपका इजरायली पैलेस्टीनियन कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसको सॉल्व करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क तैयार हो। एंड अगर हम बात करें पैलेस्टीन गवर्नमेंट की, तो ये जो इजराइल ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है उसको बेसिकली एडमिनिस्टर करता है। ये हमने देखा है ना, ये जो आपका पैलेस्टीनियन के देखे तो यहाँ पर आपका ये आ जाता है, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग करता है, आपको ही पता है इसमें आपका वेस्ट बैंक आ जाता है, ईस्ट जेरूशलम आ जाता है, गजा स्ट्रिप आ जाता है ना। तो पैलेस्टीन का डिमांड क्या है, आपका वेस्ट बैंक, ईस्ट जेरूशलम एंड गजा स्ट्रिप। एंड लेकिन आपको ही पता होगा कि इजराइल ने ये सारे के सारे जो एरियाज है 1967 में कैप्चर कर लिए थे। लेकिन गजा की अगर हम बात करें, ये है आपका गजा स्ट्रिप जहां पर अभी फिलहाल पैलेस्टीनियन रहते हैं। तो गजा से ये विद्रोह कर लिए थे 2005 में। एंड बाद में हमश जो एक वहाँ पर कम्युनिटी है, उन्होंने सीज कर लिया टेरिटरी को। दैट्स वाई जो पैलेस्टीनियंस हैं वो दो राइवल गवर्नमेंट में डिवाइडेड हो गए। एंड ट्रेडिशनली इंडिया पैलेस्टीनियन फ्रीडम का स्ट्रॉन्ग सपोर्टर रहा है, ये तो आपको ही पता है। एंड इतना ही नहीं, भारत मॉडल एंड लीगल पोजीशन अगेंस्ट द इजरायली ऑक्यूपेशन ये भी लेता है। जैसे भारत जो है पहले ये जो पैलेस्टीनियन फ्रीडम की बात करता है ना। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इजराइल का जो लोकेशन है, जी आप देख लो, ठीक है, ये इजराइल का लोकेशन है। और यहाँ पर वेस्ट बैंक है, यहाँ पर गजा स्ट्रिप है ना, जेरूसलम यहाँ पर है। तो इसे डिस्कस करने के बाद लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल फ्रेंड्स। वोमेन लेस लाइकली टू रिसीव कोविड-19 रिलीफ फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ऐसा यूएन वोमेन रिपोर्ट का कहना है। तो ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है वोमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड, तो आप समझ सकते हो कोविड-19 का इफेक्ट वोमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है और इस रिपोर्ट में वो बातें भी हाईलाइट हो रही हैं। तो ये जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल है वोमेन एंड गर्ल्स लेफ्ट बिहाइंड ग्लेयरिंग गैप्स इन पैंडेमिक रिस्पॉन्सेस, ये दिखाता है कि जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये जो वल्नरेबिलिटीज या फिर परेशानियां जो महिलाएं फेस करती थी वो और ज़्यादा बढ़ गई हैं ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। एंड हो सकता है आने वाले समय में जेंडर एंड सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज वो और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखे। एंड द रिपोर्ट कन्फर्म्ड अनइवन पैंडेमिक इम्पैक्ट फॉर वोमेन। तो इम्पैक्ट फॉर वोमेन क्या रहा है ये आपको ध्यान में रखना है मीन्स के लिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली डायमेंशन पार्टिसिपेशन इन द वर्कफोर्स, तो क्या इम्पैक्ट रहा है, तो देख सकते हो वोमेन एज कंपेयर टू द मैन मोर लाइकली ये अपने जॉब्स खोए हैं। एंड जो इनकी पेड वर्क है ये भी कम हुई है। एंड इसके लिए डाटा भी है, एटलीस्ट 29% जो वर्किंग मदर्स हैं लिविंग विद चिल्ड्रेन, इन्होंने अपनी जॉब खो दी कंपेयर टू ओनली 20% ऑफ द वर्किंग मैन जो चिल्ड्रेन के साथ रह रहे थे। एंड
वोमेन ये भी हो सकता है कि जो जॉब रिकवरी है उसमें वोमेन लेस लाइकली रिकवर कर पाए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयड वोमेन 2021 में रहा है वो आपका 13 मिलियन लेस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू द 2019। तो आप देख सकते हो वोमेन आर लेस लाइकली टू सी जॉब रिकवरी एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयड मेन ये वही रहेंगे। तो क्या दिख रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी एज वेल इज रिफ्लेक्टिंग इन द जॉब रिकवरी एज वेल, बिकॉज मेल की तो जॉब रिकवरी यहाँ पर ऑन एवरेज इक्वल हो जाएगी, लेकिन वोमेन विल लेस लाइकली टू सी द जॉब रिकवरी। एंड फिर देख सकते हो अनपेड केयर इन डोमेस्टिक वर्क, तो वोमेन की जो अनपेड केयर वर्क है वो बढ़ गई है, जबकि उनके जो पेड वर्क है वो डिक्रीज हुआ है। तो ये सब इम्पैक्ट आपको याद रखने, पहली बात तो अनपेड केयर इन डोमेस्टिक वर्क में ये देखने को मिला। एंड इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग पर भी असर पड़ा है, जैसे देख सकते हैं अबाउट 3 in 4 अप्रोक्स 71% वोमेन जिनकी उम्र 18 से 24 साल की है, इन्होंने मेंटल या फिर इमोशनल स्ट्रेस झेला है एज कम्पेयर टू 59% ऑफ द मेन इन द सेम एज रेंज। तो इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग के ऊपर भी निगेटिव असर वोमेन को ज़्यादा देखने को मिली एज कम्पेयर टू द मेल। एंड एक्सेस टू गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो देख सकते हो महिलाओं को ज़्यादा ट्रबल देखने को मिला टू असेस द हेल्थ नीड्स, जैसे फॉर एग्जांपल 37% जो वोमेन हैं इनको परेशानियां हुई इन असेसिंग द मेडिकल केयर, जिसमें ऑब्स्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सर्विसेज ये सब आ जाते हैं। एंड यंगर वोमेन की बात करें जिनकी उम्र 18 से 24 ईयर्स है, ये डिफ़िकल्टी फेस करते हैं टू एसेस द सैनिटरी एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स, जिसमें देख सकते हो परसेंटेज 58% वोमेन हैज फेस डिफिकल्टी इन एसेसिंग द सैनिटरी एंड हेल्थ प्रोडक्ट। इसलिए कह सकते हैं कि हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड HIV के लिए ये ज़्यादा वल्नरेबल हो। एंड अगर हम बात करें रिलीफ एंड सोशल प्रोटेक्शन मेजर्स की, तो वोमेन जो है वो जो पैंडेमिक रिलेटेड कैश रिलीफ मिलने चाहिए वेरियस गवर्नमेंट के तरफ से, उसमें भी इक्वलिटी नहीं देखने को मिली है। देख सकते हो 16% ऑफ द मेन उनको, जहां उनको पैंडेमिक रिलेटेड कैश रिलीफ नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, तो महिलाओं में आप देख सकते हो आपका 10% है। ठीक है, तो वोमेन वेर लेस लाइकली टू रिपोर्ट रिसीविंग pandemic related cash relief from the government, 10% for the women versus 16% of the men. And women were half as likely as men to report that they are covered by unemployment insurance. तो 7% ऑफ वोमेन ही अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस से कवर्ड है, अगर हम बात करें 14% ऑफ द मैन। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब फैक्ट्स एंड डाटा हमने डिस्कस किए। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वी नीड टू रिमेंबर द इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक फॉर द वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स वी मूव टू द सेंटर कंसिडरिंग मूविंग रिव्यू पेटिशन इन सुप्रीम कोर्ट टू अलाउ रिजर्वेशन ऑफ OBC इन लोकल बॉडी पोल्स। तो सेंटर ने कहा है कि ये रिव्यू पिटिशन जो है वो डाल सकती हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, जिसके तहत जो OBCs के रिलेटेड पॉलिटिकल रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज में एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो अलाउ किए जाएं टिल द स्टेट कंप्लाई विद द ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया। तो आपको पता होगा कि संविधान के तरफ से तो आपका जो SC है या ST है उनको लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन मिली हुई है, लेकिन अगर हम देखें OBC की तो 73rd या 74th अमेंडमेंट में ये पावर बेसिकली सेंटर गवर्नमेंट को दी हुई है कि अगर वो चाहे तो फिर करवा सकते हैं। तो देख सकते हो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि ये जो आपका 27% रिजर्वेशन है जो दी जाने की बात की जा रही थी OBC के लिए इन द लोकल बॉडी, जो महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया भी था, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था।
ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो आपका कृष्णा मूर्ति जजमेंट जो 2010 में डिलीवर किया गया बाय 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो लोकल बॉडीज में कोटा से रिलेटेड इश्यू को डील करती है, तो इसमें आया था। ठीक है। एंड इट स्ट्रेस दैट जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का बैरियर है, इट इज नॉट ऑफ द सेम कैरेक्टर एज बैरियर्स जो लिमिट करते हैं एक्सेस टू द एजुकेशन इन एम्प्लॉयमेंट। दैट्स वाई ये जो जजमेंट है, इन्होंने बेसिकली जो ओबीसी के रिजर्वेशन हैं इन द लोकल बॉडीज, उनके बारे में सहमति नहीं जताई थी। एंड अगर हम बात करें ट्रिपल टेस्ट की, तो ट्रिपल टेस्ट आपको पता है, रिजर्वेशन देना है तो ट्रिपल टेस्ट करनी पड़ेगी। पहली बात तो डेडिकेटेड कमीशन हो जो कंडक्ट करेगा कंटेम्पोरेनेश रिगरस इंपीरियल इंक्वायरी कंडक्ट करेगा इनटू द नेचर एंड इम्प्लीकेशन कि अगर हम रिजर्वेशन देते हैं, सॉरी फ्रेंड्स कोई आ गया था। तो बेसिकली आप देख सकते हो अलोंग विथ व्हाट दूसरी इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया रखी गई थी वो बेसिकली स्पेसिफाई द प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोविंस्ड लोकल बॉडी वाइज एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। तो प्रोपोर्शन ऑफ रिजर्वेशन जो रिक्वायर्ड होगी उसको भी बताना होगा। एंड तीसरा जो है जो रिजर्वेशन है, इट शुड नॉट एक्सीड एन एग्रीगेट ऑफ 50% ऑफ द सीट रिजर्व। ये तो आपको ही पता है कि जो 50% ऑफ द सीट रिजर्व है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन फेवर ऑफ SC, ST एंड OBC टेकन टुगेदर। तो बेसिकली 50% ऑफ द सीट्स रिजर्व इन फेवर ऑफ SC, ST, OBC, अगर ये टोटल मिला दिया जाए तो 50% से ज़्यादा सीट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। Let's move to the next article, friends. Ministry of Defense notifies positive indigenization list to achieve the self-reliance in the defense manufacturing. तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इन्होंने पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट को नोटिफाई किया है सो दैट डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट किया जा सके डिफेंस सेक्टर में। तो देख सकते हो किसी भी प्रोडक्ट को अगर इंडिजीनियस सिस्टम यानी कि भारत में बनाए गए प्रोडक्ट को कंसिडर किया जाएगा, तो जो आइटम्स है ऑन द पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट, उसमें न सिर्फ वो टेक्नोलॉजी यूज की जाएंगी जो डिज़ाइन एंड डेवलप की गई है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री के द्वारा या फिर DRDO के द्वारा, बट दे ऑल्सो मीट द स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट ऑफ सोर्सिंग द इंडिजीनियस कंटेंट ऑफ 50%, है ना। तो एक तो आपका जो टेक्नोलॉजी है वो तो इंडिया में बनी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ जो इक्विपमेंट्स या फिर जो आपके टूल्स लगाए जाएंगे 50% जो होने चाहिए वो इंडिजीनियस होनी चाहिए। एंड 2 पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट ऑफ वेपन्स या प्लेटफॉर्म्स या सिस्टम्स या इमिटेशंस वो नोटिफाई किए जा चुके हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। एंड अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस की, तो पहली बात तो रोबस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज बिल्ड किए जाएंगे, कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज to meet the futuristic requirement of the armed forces and opportunity for startups। ये भी MSMEs में देखने को मिलेंगी कि MSMEs भी आपका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में आ सकते हैं। विल सेव फॉरेन एक्सचेंज, आप देख सकते हो 3000 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज आपका सेफगार्ड हो सकेगा। एंड अगर हम बात करें पॉलिसी इनिशिएटिव्स जो ली गई हैं इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस के लिए, तो वी हैव द डिफेंस एक्वाजिशन प्रोसीजर 2020 एंड अलोंग विथ व्हाट बाय इंडियन IDDM, यानी कि इंडिजिनियसली डिजाइंड डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी, और इसको अकॉर्ड किया गया है टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट। एंड FDI सेक्टर को भी बनाया गया, आपको पता है 74% कर दिया गया, एंड अप टू 100% फॉर बाय गवर्नमेंट रूट। एंड IDEX प्लेटफॉर्म भी है, ठीक है, विच इज एम्ड एट इंगेजिंग इंडस्ट्री इंक्लूडिंग MSME स्टार्टअप। एंड अलोंग विथ व्हाट 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी सेटअप करने की बात है इन उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो ये फ्रेंड्स हमने टोटल डिस्कशन किया आज के इस आर्टिकल में, इतना ही। एंड थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।